डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को 12th के फिजिक्स में किरचॉफ का नियम पढ़ाने जा रहे हैं। किरचॉफ का नियम पढ़ाने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सेल क्या होता है। सेल यानी बैटरी। सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलती है? वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य सेल करता है। सेल दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल क्या है? ऐसा सेल जिसे पुनर्आवेशित नहीं किया जा सकता, यानी जो उसमें केमिकल एलिमेंट होंगे उसी के सहारे वो जो है ऑलरेडी वो चलेगा। तो ऐसा सेल जिसे पुनर्आवेशित नहीं किया जा सकता प्राथमिक सेल कहलाता है। दूसरा होता है द्वितीयक सेल। ऐसा सेल जिसे पुनर्आवेशित किया जा सकता है द्वितीयक सेल कहलाता है। किसी भी सेल को बनाने के लिए हम सेल की चर्चा कर रहे हैं। ये आपका बच्चों सेल है। हम द्वितीयक सेल बनाएंगे तो कोई भी जो सेल बनाया जाता है, मान लीजिए ये आपका इसमें हमने क्या ले लिया, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक आपका धनोद होता है, एक आपका धनोद हो गया और दूसरा होता है आपका ऋणोद। एक धनोद होता है, दूसरा होता है ऋणोद। इसमें आपका भिन्न भिन्न प्रकार के लिक्विड आप डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं। आपको किस प्रकार का सेल बनाना है तो उसके अनुसार यहाँ पर हम सॉल्यूशन लेंगे। अब इसमें याद रखना है कि जो सॉल्यूशन हम लेंगे वह सॉल्यूशन आपका वास्तव में तनु होना चाहिए, सांद्र नहीं होना चाहिए। तनु जो सॉल्यूशन होता है उसमें तनु सॉल्यूशन में प्रतिरोध कम होता है, और अगर आप सांद्र सॉल्यूशन लेंगे तो उससे जो आपका करंट बनेगा वह कम बनेगा। अब इसमें क्या होता है, इससे जो वैद्युत धारा होती है इसको हम क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ये बैटरी से हमने जोड़ दिया बच्चों, ऋणोद को ऋण से और धनोद को हमने जोड़ दिया धन से। अब जैसे ही इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता है बच्चों, तो वैद्युत धारा का प्रवाह होने का मतलब यह है कि यहां से धारा इधर से इधर बढ़ती है। धारा हमेशा जो है प्लस से निकल करके इधर जाती है, माइनस की ओर जाती है। तो धनोद को हमने यहां पर रखा है, यानी धारा प्लस से निकल करके इधर जाएगी। अब इसमें होता क्या है, ये प्लस क्यों है? क्योंकि यहां पर यहां से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह निकल करके इधर जाते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं और धारा इधर से इधर जाती है, तो धारा जैसे ही इधर से इधर आएगी और यहां से इलेक्ट्रॉन इधर निकलेंगे, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और धनायनों की अधिकता होगी। यहां पर क्या होगा, यहां पर अब जैसे ही यहां पर आएगी तो इलेक्ट्रॉन सारे इस साइड में आ रहे हैं। होता क्या है, उस स्थिति में ये जो आपका सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन का सहसंयोजक बंध टूट जाता है। जैसे ही धारा का प्रवाह इधर से इधर होता है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसका स्थान लेने के लिए आना चाहेंगे। उस स्थिति में इसका सहसंयोजक बंध टूट जाता है। अब जब सहसंयोजक बंध टूट जाता है तो यहाँ पर जो धारा का प्रवाह होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वह वास्तव में यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भागते हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इस साइड से यानी पॉजिटिव डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डायरेक्शन की ओर भागते हैं, तो धारा का प्रवाह जो सॉल्यूशन के अंदर होता है
सॉल्यूशन की जो बाहर होता है बाह्य परिपथ में होता है वह तो हमेशा प्लस से ऋण की ओर होता है, लेकिन इसमें जो होता है वह इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है धन से ऋण की ओर आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब धन से ऋण की ओर आते हैं और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि धारा जो है वह ऑलरेडी धारा इस साइड में यानी इस साइड में भागती है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर आते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की गति इधर होती है और धारा का प्रवाह जो होता है वह इलेक्ट्रॉन हमेशा धन से ऋण की ओर आते हैं, तो धारा का प्रवाह हमेशा इस साइड में होता है। तो इस प्रकार सॉल्यूशन के अंदर जो होता है वह धारा का प्रवाह हमेशा ऋण से धन की ओर होता है, जबकि बाह्य परिपथ में जो धारा का प्रवाह होता है वह हमेशा धन से ऋण की ओर होता है। याद रखने वाली बात यह है बच्चों, इसमें सबसे बड़ी याद रखने वाली बात यह है कि जैसे ये सेल है, सेल ने जितना वोल्टेज बनाया, सेल का यह जितना वोल्टेज है वह सेल का वोल्टेज क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। इस पूरे सेल का वोल्टेज जो होता है विद्युत वाहक बल कहलाता है। पर ये सेल में क्या होता है, कुछ आंतरिक प्रतिरोध बनता है। इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह इस सेल से बाहर जो धारा निकलती है उस बाहर निकलने वाली धारा का विरोध करता है। ये वोल्टेज आपका जैसे मान लीजिए सेल के अंदर का ये वोल्टेज है 2.5 वोल्ट, ये है आपका विद्युत वाहक बल, ई बराबर है 2.5 वोल्ट, ये आपका विद्युत वाहक बल है। अब यही जब बाह्य परिपथ में यहां पर हम विभवांतर लिए तो यहां का हमें जो विभवांतर मिल रहा है वह यहां पर हमने अगर मान लीजिए लगा दिया है, हमने कोई रेजिस्टेंस लगाया है आर, इस रेजिस्टेंस का अब इस रेजिस्टेंस का क्या होगा, अब इस रेजिस्टेंस का विभवांतर हमें मिल रहा है 2.4। इसका मतलब यह है कि जैसे ही सॉल्यूशन से बाहर करंट आता है तो विभव का पतन होता है। वह विभव का पतन क्या क्यों होता है, क्योंकि सेल के अंदर एक प्रतिरोध होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। वह आंतरिक प्रतिरोध विभव का पतन करता है, जिससे आपका जो विद्युत वाहक बल होता है वह जब बाह्य परिपथ में पहुंचता है तो उसका वोल्टेज गिर जाता है और वह विभवांतर के रूप में वहां उपस्थित होता है। ठीक है बच्चों, तो विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध और सेल के बारे में ये बातें हम आपको बताए। सेल की बातें हम थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। देखिए आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो हमने बताया कि आंतरिक प्रतिरोध इसमें बनता है। प्रश्न उठता है कि आंतरिक प्रतिरोध क्यों बनता है, तो देखिए जो ये इलेक्ट्रोड होते हैं, यह इलेक्ट्रोड एक आपका धनोद होता है, दूसरा इलेक्ट्रोड होता है ऋणोद। धनोद और ऋणोद दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं। धनोद जो होता है और ऋणोद जो होता है, यह दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो ये दूरी है, यह दूरी जितने अधिक होगी, यानी दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जितने बढ़ती जाएगी, इसका आंतरिक प्रतिरोध उतना ही बढ़ता जाएगा। यानी आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वह दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता जो है वह पहली तो होती है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी स्थिति ऐसी होती है, दूसरी स्थिति इसकी ऐसी है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रोड आप देख रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल क्या है, इन दोनों क्षेत्रफल अगर ज्यादा है तो आपका आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इलेक्ट्रोड का जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हो वो अधिक हो। उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल यदि अधिक होगा तो आपका आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। इसके बाद इसकी सांद्रता की व्युत्क्रमानुपाती होता है, सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है,
आंतरिक प्रतिरोध जो है जितना अधिक सांद्रता अधिक होगा उतना ही इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो इसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ आप डालें वह क्या हो, सांद्र। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वह सेल के वास्तव में इलेक्ट्रोड के सेल के प्रकृति तथा वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो इसमें डालते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके सेल के बारे में हम चर्चा किए। अब हम किरचॉफ के नियम की चर्चा करते हैं। आइए हम आगे किरचॉफ के नियम की चर्चा करते हैं। तो किरचॉफ के दो नियम हैं। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम हमें बताना है, किरचॉफ सलाह। तो किरचॉफ सलाह, किरचॉफ ने निम्नलिखित दो नियम दिया है। पहला नियम है इसका, पहला नियम जो होता है वो संधि का नियम, संधि का नियम। इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं धारा का नियम, संधि का नियम या धारा का नियम। और दूसरा जो नियम होता है वह होता है पास का नियम, पास का नियम, पास का नियम। इसी को बोलते हैं वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम। ये आपके दो नियम होते हैं। ये दो नियम आपको अभी हम बताएंगे। पहला नियम होता है, पहला नियम क्या है, आइए हम पहले नियम की चर्चा करते हैं, संधि का नियम। तो संधि का नियम यह है कि किसी संधि से होकर जाने वाली अथवा उस संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। आप देख सकते हैं जैसे ये आपका कोई संधि है, यहां से कुछ धाराएं हैं किसी परिपथ की ओर जा रही हैं और कुछ धाराएं इधर आ रही हैं। जैसे ये हम आपको आते हुए दिखा रहे हैं, ये जाते हुए दिखा रहे हैं। यहां पर हमने I1 लिखा, यहां पर हमने I2 लिखा, यहां हमने I3 लिखा, I4 लिखा, I5 लिखा। अतः क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस माइनस I4 प्लस I5, जितनी भी धाराएं होंगी उन सब का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। ये समस्त धाराएं इस संधि से चाहे जाने वाली जो धाराएं हैं या इस संधि पर जो आने वाली हैं उन समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। इसका मतलब क्या है, जो यहाँ से जाने वाली हैं उनको हमने प्लस से रिप्रेजेंट किया है और जो इस संधि की ओर आ रही है उनको हमने माइनस से रिप्रेजेंट किया है। अब माइनस वाले को अगर अदर साइड में हम लिख दें तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I5 प्लस प्लस डॉट डॉट, ये हो जाएगा I3 प्लस I4 डॉट डॉट। इस संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग और इस संधि से होकर जाने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर होता है। इस संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग और इस संधि से होकर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपका संधि का नियम है, इसको धारा का नियम भी कहते हैं। इसमें एक चीज आपकी जो मोस्ट कॉमन फैक्टर है वो ये है बच्चों कि यह वास्तव में आवेश संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है, अतः यह नियम आवेश संरक्षण को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, आवेश संरक्षण को प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों, आवेश संरक्षण को प्रदर्शित करता है।
अब अगला हम लेंगे पास का नियम। तो पास का नियम एक सर्किट में लगता है, एक परिपथ में लगता है। तो पास का नियम क्या है, थोड़ा सा इस नियम की पहले चर्चा कर दें। पास का नियम ये है कि किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे शीलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आइए हम यहां बनाते हैं। देखिए हमारा एक परिपथ है, यहां पर एक सेल लगा है, यहां पर एक आपका प्रतिरोध है, ये आपका सेल है E1। दूसरा यहां पर, तीसरा ये आपका R1 प्लस माइनस, ये आपका E2 R2 R3, I1 I2, यहां पर जो आएगा वो I1 प्लस I2 आ जाएगा। इस तरह से यहां इस साइड में जो लौटेगा वो I2 लौटेगा, या इस तरफ में I1। अब इसमें बंद परिपथ क्या है, तो बंद पास E1 है, इसको हम बोलेंगे बंद पास 1। ये क्या है, बंद पास 2। ये दो बंद पास हमारे पास है। तो सबसे पहले इसको हम डायरेक्शन जो शो करते हैं वो प्लस की ओर से शो करते हैं, यानी प्लस की ओर से धारा जाएगी। तो धारा की दिशा को अगर हम दिखाएंगे तो इस तरह से, इसमें धारा की दिशा को दिखाएंगे तो इस तरह से। अब इसमें क्या होगा बच्चों, बंद पास 1 में यहां पर I1 धारा ऐसे जा रही है, ऐसे जाते हुए R1 प्रतिरोध से होकर गुजरेगी, तो I1 R1 हो जाएगा। इसके बाद यह वास्तव में जिस डायरेक्शन से जा रहा है उस डायरेक्शन के अपोजिट ये धारा आ रही है, इसका मतलब I2 धारा क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। बराबर ए सेल आपका पॉजिटिव से जा रहा है तो E1 पॉजिटिव होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव की ओर है, लेकिन नेगेटिव की ओर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, E2 नेगेटिव हो जाएगा। ये आपका पहला समीकरण। बंद पास 2 में क्या हो जाएगा, ये आपका बंद पास 2 की अगर हम चर्चा करेंगे तो यहां से आप देखेंगे I2 से धारा वास्तव में जा रही है, तो I2 R2 हो जाएगा, लेकिन वही धारा I1 प्लस I2 R3 से होके जा रही है, इसका मतलब ये भी प्लस होगा। I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर आपका E2 है। तो ये आपका दूसरा समीकरण है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। तो इस तरह से हम इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन की सहायता से न्यूमेरिकल को हल करेंगे। इसका जो दूसरा नियम है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये पास का नियम है, इसकी सहायता से जो भी अननोन वैल्यू होगी वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यह आपको क्या प्रदर्शित करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है, ठीक है बच्चों। तो वो आवेश संरक्षण का प्रदर्शन कर रहा था या ऊर्जा संरक्षण का प्रदर्शन करता है। तो इस प्रकार यह दोनों नियम काफी महत्वपूर्ण है ना। आप लोग देखते रहिए तब तक, जब तक हम अगला जो है वीडियो आपको जल्द ही भेजेंगे किरचॉफ के नियम पर आधारित। तब तक के लिए धन्यवाद।